मुझे बहुत गर्व और फख्र के साथ अब हम एक ऐसी कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे स्वदेश चैनल के फर्स्ट कॉर्पोरेट गेस्ट हैं। इस कंपनी ने भारत की नेशन बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। टाटा स्टील। टाटा स्टील ने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रेनेसॉ एक समय में शुरू किया था। टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है जिसने इंडियन स्टील सेक्टर को एक ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया है। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि इस समय स्टील सेक्टर के अच्छे दिन नहीं, बहुत अच्छे दिन हैं। तो स्टील सेक्टर के अच्छे दिन जो हैं, क्या वह बरकरार रहेंगे? टाटा स्टील से हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? और इस समय चाइना में जो हलचल हो रही है उसका प्रभाव कमोडिटी प्राइसेस में क्या पड़ सकता है? तो इन सब पे चर्चा करने के लिए अलाउ मी टू वेलकम मिस्टर टीवी नरेंद्रन, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील। नरेंद्र जी, ईटी नाउ स्वदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे ईटी नाउ स्वदेश के पहले कॉर्पोरेट गेस्ट हैं, सो द एक्साइटमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इज वेरी हाई। थैंक यू निकुंज, थैंक्स। नरेंद्र जी, हमारे जो दर्शक हैं और आपके शेयर होल्डर हैं, वह इस समय आपसे जानना चाहेंगे कि चाइना में जो हो रहा है पावर कट, कंजम्पशन स्लो डाउन, इसका सीधा प्रभाव स्टील जैसी कमोडिटी पर कैसे पड़ेगा? तो निकुंज, अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है चाइना में, बिकॉज मल्टीपल इम्पैक्ट है। एक है कि उधर का इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा स्लो डाउन होने का संभावना है, तो दैट इज वन थिंग वी आर वाचिंग। ये जो एवरग्रैंड जो इश्यू है उसके ऊपर देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन विद हाउ इट विल इम्पैक्ट द प्रॉपर्टी मार्केट्स। पर दूसरा बात ये है कि इफ चाइना कट्स प्रोडक्शन देन चाइना विल एक्सपोर्ट लेस, so that gives more stability to the steel prices globally. So it is not a very single dimensional impact. हम लोग को देखना है कि डोमेस्टिक एक्टिविटी में क्या स्लो डाउन हो रहा है या नहीं, बिकॉज वन थिंग, इफ यू सी कोकिंग कोल प्राइसेस आर मोर देन $400, तो उसका मतलब है कि कोकिंग कोल का डिमांड है, और कोकिंग कोल का प्राइस $400 है, तो स्टील का दाम उतना नहीं गिर सकता है। आई नो प्राइसेस ड्रॉप बट कोकिंग कोल प्राइसेस आर हाई। So overall we are still waiting and watching. पर ये बात clear है कि China will no longer be an aggressive exporter of steel for some time to come, or I think maybe never. नरेंद्र जी, हमने पिछले 10-12 साल में देखा है कि जो चाइना करता है वह कमोडिटी प्राइस का रुख डिसाइड करता है। बिकॉज इस समय चाइना में डिमांड और सप्लाई दोनों कर्टेल हो रही है। अब शायद पहली बार है कि डिमांड और सप्लाई दोनों कम हो रही है, बिकॉज पावर प्रोडक्शन कम रहेगा तो डिमांड भी कम होगी और सप्लाई भी कम होगी। तो अगर स्लो डाउन आता है, सो व्हाट आर द चांसेस दैट इफ चाइना स्लोज डाउन इट विल इम्पैक्ट द स्टील ग्लोबल डिमांड ऑल्सो? आप देखिए तो ग्लोबल डिमांड में एक्चुअली ओवर द लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ द डिमांड इज कमिंग मोर फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड कंट्रीज लाइक इंडिया एक्सेट्रा. China's share of global steel demand is actually dropping for the last few years, and it has dropped a few percentage points. So China is an important part of global demand, but I think other regions of the world are also making up for the growth in steel consumption. So I think China has a lesser impact than it did before. और दूसरा बात यह है कि because China is exporting less, its potential to disrupt global steel trade flows is less. So I think we are seeing a new balance, and China, as is happening in other countries, increasingly ये pandemic के बाद हम लोग देख रहे हैं कि issues are becoming more and more local. US में जो हो रहा है is impacting the US demand, Europe में जो हो रहा है is impacting the European demand, China में जो हो रहा है is impacting the Chinese demand, and most of these regions are not impacting global trade flows too much. So unlike earlier, when जब China में slow down होते थे, they used to export a lot more. So I think we are seeing a better balance, and steel sentiments are being driven more by regional matters than by global matters. एक लोगों की ये भी धारणा है, द व्यू इन द वर्ल्ड इज दैट अमेरिका विल बी द स्विंग कंज्यूमर। बिल्ड अमेरिका जो बाइडेन साहब का नया प्रोग्राम है, क्योंकि अमेरिका एक नेट इंपोर्टर है स्टील का, अब लोगों का मानना है कि जो डिमांड का बीम बैलेंस है अमेरिका की तरफ काफ़ी शिफ्ट होने वाला है। आपका क्या मानना है उस बात को लेकर के?
वो सही है क्योंकि अमेरिका में अभी जो इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट $2-3 ट्रिलियन का प्लान है. तो दैट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड इंडिया में हो या अमेरिका में हो या चाइना में हो इज ऑलवेज स्टील इंटेंसिव. सो इट इज ऑलवेज गुड फॉर स्टील डिमांड. सो इसी वजह से चाइना में आप देखिए तो अभी भी लोकल प्राइस हॉट रोल कॉइल का प्राइस है जो प्राइस है मोर देन $1,900 ऑलमोस्ट $2,000 और अभी भी स्ट्रांग है. और चाइना का आई मीन यूएसए का दूसरा इम्पैक्ट ये है कि यूएस इज ऑल्सो बिग एक्सपोर्टर ऑफ स्टील स्क्रैप. इट इज इनफैक्ट द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील स्क्रैप इन द वर्ल्ड. So if the US market is high, then the steel scrap prices will also stay reasonably high. क्योंकि वो domestic requirement तो होगा at a better price. So US will have a big impact. See, one thing we should keep in mind, you know, US growing at 3%, it's a $23 trillion economy. And China, even if we say instead of 5.5%, it will grow at 5% or 4.8%. That is very big for a 12-13 trillion, dollar economy. In fact, if China grows at 4%, it is like India growing at 16%. So we have to keep that percentage in mind, looking at the base. On what base are we using this percentage? Similarly, if the US grows at 2% or 3%, that is the same as India growing at some 20%. You know, so these numbers mean a lot when you look at these economies. The growth has a big impact on the overall commodity demand. And I feel that as long as the US is doing well, and China, even if it grows at 4.5-5%, and Europe is also starting to do better, and India will certainly do well in the second half of the year and thereafter, I think we are seeing a slightly different future than we saw for the last 10 years. अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो इस समय आयरन ओर के प्राइसेस नीचे जा चुके हैं और कोकिंग कोल के ऊपर जा रहे हैं. यू हैव कैप्टिव माइंस, तो आयरन ओर के जब प्राइस नीचे जाती हैं या ऊपर जाती हैं, आपको जब ऊपर जाती है आपको एडवांटेज मिलता है. बट सिंस यू डो नॉट हैव एक्सेस टू कुकिंग कोल, उसकी वजह से क्या आपके मार्जिन्स पे प्रभाव पड़ेगा? So हम लोग का कोकिंग कोल जो हमारा अपना कोकिंग कोल है, that is about 25% of our requirement. बाकी 75% we import. So when the coking coal prices go up, yes, उसका असर पड़ता है Tata Steel पे and on the cost. And normally since the supply chain we have material in transit and in our storage centers. So typically उसका असर पड़ता है 3-4 महीने के बाद, because if you buy coking coal today, by the time it hits you on cost, it is 3 to 4 months away. So yes, there is an impact of that, and because coking coal prices are high, there will be cost pressures on steel companies to keep the steel prices at a higher level. क्योंकि coking coal का cost is about 40% of the cost of steel make. Iron ore का जो बात आप बोल रहे हैं, ये सही है कि Tata Steel को advantage है, because we have our own captive mines. But when the iron ore price drops, Tata Steel has get some benefit because we pay royalty based on the market price of iron ore. So the royalty that we need to pay reduces when the iron ore price drops. So there is a advantage we get when iron ore price drops. There is an advantage we have when iron ore price goes up compared to our peers. But when it drops also we get an advantage because the royalty we need to pay is less, because that's fixed on the iron ore market price basis. Last couple of quarters, sir, the pricing power has been with the steel producers. Just for the benefit of our viewers, steel के prices जो हैं वह बढ़े हैं और steel companies decide कर रही हैं based on demand. Do you think the pricing power will still stay with producers? ये तो ये industry में it keeps shifting. I think it depends on two aspects. One is global issues. ग्लोबल इश्यूज का मतलब ये है कि चाइना में क्या हो रहा है जो हम अभी बात कर रहे थे. दूसरा बात ये है कि आयरन ओर और कोल का क्या प्राइस है, बिकॉज दैट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय इंडिया, दैट इज डिटरमिन्ड बाय ग्लोबल इश्यूज. तो अभी जो अभी हम लोग बात किए थे, कोकिंग कोल प्राइस एट $400 इज मोर देन द स्टील प्राइस ऑफ 3 years back, राइट? सो दैट इज जस्ट द इनपुट बिफोर यू इवन मेक स्टील. तो उसका असर जरूर पड़ेगा. And so there will be cost pressures on steel companies, and that's why steel prices will stay on the higher side. दूसरा बात यह है कि Western world में देखिए, यूरोप में देखिए, तो carbon costs are increasing, and companies have to transition to a greener future. तो उसका मतलब यह है कि capital expenditure भी बढ़ेगा थोड़ा और operating expenditure भी बढ़ेगा. तो इसीलिए in the Western world also there is a pressure to keep the steel prices high. So ये है global issues which impact the steel prices. The second part is local issues.
अभी आप देखिए तो इंडिया में बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक थिंग्स हैड स्लोड बट रिकवरी तो आ रहा है नॉर्मली आफ्टर द मॉनसून पीरियड इज व्हेन द रिकवरी पिक्स अप फास्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन सो वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर एंड दूसरा बात यह है कि इंडिया का आई मीन इतना द फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो हाई we are expecting steel consumption in India to grow at least at GDP growth rates or higher going forward. Because पिछले 10 साल 15 साल में देखिए तो steel consumption growth was lower than the GDP growth rate. But as India becomes more fixed asset, fixed investment led growth, infrastructure led growth, the steel intensity of growth will increase and the steel consumption will grow at least at the rate of the GDP growth rate. So if these things happen, I think there will be a better balance between the producer and the supplier. Maybe last 3-4 years it was more of a buyer's market, but there will be a better balance going forward. जो कार्बन एमिशन नॉर्म्स हैं जिसको हम शेयर बाज़ार में बोलते हैं ESG, उसको लेकर के काफ़ी जगह चेंजेस हो रहे हैं एंड वन बिग चेंजेस यूरोप, चाइना और इंडिया में. तो आपको नहीं लगता ESG को लेकर के इस समय नई कैपेसिटी आना बहुत मुश्किल रहेगा एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर्स विल हैव एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ दिस? तो नया कैपेसिटी के लिए अभी देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन व्हाट इज अ प्रोसेस रूट वी शुड फॉलो. यूरोप में देखिए तो मोर एंड मोर पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस रूट टू गैस बेस्ड DRI एंड लेटर हाइड्रोजन बेस्ड DRI. You know, so that is a process route which is seen as greener than the blast furnace route because you don't use coal in that process route. India में अभी के लिए all the announcements that have been made by the established players is using the blast furnace process route. But maybe 5 to 10 years from now, new facilities which will come up, if gas is available in India, will be more and more gas-based DRI route. And if hydrogen is available, then it will be more hydrogen-based. But that is 5 to 10 years away. But existing के लिए जो existing players है, they are continuing to invest. जो आप बोल रहे हैं नया investment आने के लिए, people can come in. Like in Europe, you will see some new players coming into the steel industry who are wanting to make green steel. But obviously, you know, steel is a very technical industry. It's a tough industry. Anybody who comes in has to really be prepared to ride the down cycle and the up cycles. And easily, many people enter the industry, but few people last long. So that is always there. That challenge is there. But ESG is a very important part of the steel industry. I mean, the way we think about the future. हम कार इंडस्ट्री की बात करें तो कार इंडस्ट्री में एक बड़ा चेंज आ रहा है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल EV. तो आपको क्या लगता है स्टील इंडस्ट्री और स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है जिसकी वजह से, जैसा आपने बताया कि अभी कुकिंग कोल पे डिपेंडेंस कम होगी, हो सकता है सोलर और दूसरे सोर्सेज ऑफ पावर की इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो जाए. आपको क्या लगता है कि अगले 5, 6, 7 साल के अंदर ऐसा कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आ सकता है जिससे टाटा स्टील को भी काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे? जरूर there will be some changes क्योंकि steel industry, particularly the integrated steel plants, have traditionally worked on linearity. उसका मतलब यह है कि iron ore और coal लेके you make steel and you sell steel. But I think increasingly we will have to work on circularity. उसका मतलब how do you recycle the steel? तो इसीलिए Tata Steel भी अभी we have put up probably the best steel scrap processing facility in the country in Rohtak. We have just started the operations there. We would have started earlier क्योंकि pandemic की वजह से थोड़ा delay हुआ. और our own thinking is in the north, west and south where there is scrap available, we will put up more and more of these centers which will recycle scrap. And once we recycle scrap, we can also use it to melt steel and make steel. तो हम लोग का सोच ये है कि ईस्टर्न रीजन में जहाँ आयरन ओर है, जहाँ हम लोग का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स है, we will continue to make steel through the iron ore route. And north, west and south में we will set up more recycling facilities, smaller units, multiple units which can be set up very fast. In about 100 acres of land, you can set up 800,000, 1 million ton steel plant. So these will be based on recycling steel. The carbon footprint of that process route will be much lower than through the blast furnace route. And second thing is, of course, we have to look at what are the energy costs and things like that because those are important components of the cost. तो ये है एक चेंज जो आप पूछ रहे थे. So there will be more and more steel facilities put up on the basis of recycling.
The second part is जैसे हम बोल रहे थे, substitute coal with gas because the carbon footprint if you use gas is lower than when you use coal, and eventually substitute gas with hydrogen, particularly green hydrogen. So this, but for that there has to be gas available in India. अभी ईस्टर्न इंडिया में आयरन ओर है, पर if you need to set up gas-based steel plants, then you need gas. I think the government is working on building that network. Or hydrogen, as and when it's available, should be available in plenty, should be available cheap, and should be green. But I think that's at least 10 years away. But if gas is available before that, you will see a shift from blast furnace route to gas-based DRI route. So, but going forward in India, coal-based DRI, jo abhi is very popular. That will have a limited life going forward. So there will be changes. India, maybe there will be changes as we move towards a greener future. मैं स्टील ट्रेंड पे दोबारा जाता हूँ बिकॉज शायद स्टॉक मार्केट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आपकी राय जाने, आपके शेयर होल्डर्स भी जानना चाहेंगे. टाटा स्टील का स्टॉक इज डन इनक्रेडिबली वेल इन लास्ट 1 ईयर. हमने कमोडिटी साइकिल में हमेशा देखा है कि जब साइकिल आती है वो मल्टी ईयर साइकिल होती है, 2, 3, 5 साल तक चलती है. अगर हम इस साइकिल की भी बात करें तो मार्च और अप्रैल से एक नई साइकिल चालू हुई थी. सो विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? विल दिस बी अ 2, 3, 4 ईयर स्टील साइकिल? So one thing is, the cyclicality in the industry is quite high. But what is the average price around which it is cyclical is the key question, right? So हम नहीं बोल रहे कि it will not be cyclical. It will be cyclical. Just like even पिछले 3-4 महीने में देखिए तो steel at least has a $100 fluctuation in steel prices. ठीक है? So that is there to stay. But I think what you need to look at is what is the long-term average steel price one should look at. Right? Between 2000 and 2010, it was one thing. Between 2010 and 2020, it is another thing. हम बोल रहे कि 2020 to 2030 will be more like the period between 2000 and 2010. Not because the demand will grow like China, created during that period. But we must remember China also created a lot of supply at that time. So demand growth was strong, but supply growth was also strong. अभी हम देख रहे हैं कि demand growth will be there, may not be as much as it was between 2005 and 10, but supply side will not be as high as it was at that time. क्योंकि इंडिया के अलावा बहुत कम जगह है जहां नया कैपेसिटी ऐड हो रहा है ग्लोबली, because China is not adding any capacity. In fact, they want to reduce capacity. Europe is replacing capacity. नया capacity नहीं आ रहा है, जो existing capacity है वो replace हो रहा है for greener steel. Okay? US में थोड़ा इधर उधर का बात हो रहा है कि थोड़ा capacity expansion होगा, पर बाकी geographies में देखें तो there is very little investment in capacity expansion apart from in India. So I see a better balance of demand and supply for steel industry, more stable prices at a higher level, some volatility, but certainly the average price of steel in this decade will be much higher than what it was in the last decade. मैं दूसरा point ये बोलना चाहता हूँ कि if there is one country which should be a good and big exporter of steel, it is India. Because India में iron ore है, India has the latest steel plants, and India is very competitive in steel making. In fact, only India and Russia are, or rather India and Russia are the lowest cost producers of steel in the world. So at a time when we are encouraging exports, there is no reason why India cannot export 20-30 million tons of steel every year, because Japan and Korea, who don't have iron ore, are exporting 30-40 million tons of steel every year. China is exporting 50-60 million tons of steel every year without having the iron ore. So why can't India aspire to export 20-30-40 million tons of steel going forward? And I think that will happen because all the other exporting countries are reducing their exports, whereas India has an opportunity to fill that gap. So I'm very positive about the future of steel industry in India. क्योंकि एक्सपोर्ट में रियलाइजेशन ज़्यादा है, क्या आप कॉन्शियसली अब ज़्यादा एक्सपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं? तो अभी ये साल में हम लोग का पिछले 6 महीने से we will be between 15 to 20% exports. Normally Tata Steel का exports 10 to 15% level में होता है. And this year we have done a bit more क्योंकि अप्रैल में जून में पैंडेमिक की वजह से इंडिया में डिमांड थोड़ा स्लो था, and we had export opportunities at higher prices. So going forward, I think there will be a better balance between domestic prices and international prices. But still, exports will always be part of our portfolio, typically 10 to 15%. टाटा स्टील ने कुछ साल पहले बड़े एक्विजिशंस करे थे, अब वो टाटा स्टील से काफ़ी अच्छे इंटीग्रेट हो चुके हैं.
मैं डोमेस्टिक एक्विजिशंस की बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि अभी भी ऐसी बड़ी एसेट्स इंडिया में है जिसमें टाटा स्टील इंटरेस्टेड रहेगा? कई बार बात उछलती है कि क्या टाटा स्टील कोई गवर्नमेंट कंपनी एक्वायर करने में इंटरेस्टेड है। ये खबर आती जाती रहती है, मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा दैट आर यू ओपन टू एक्वायरिंग कंपनीज इन इंडिया? हम लोग ये बोला है कि फ्लैट प्रोडक्ट्स में वी आर नॉट रियली लुकिंग एट एनी एक्विजिशंस जस्ट नाउ, बिकॉज अभी हम लोग का जो कलिंगनगर प्लांट है और भूषण का प्लांट है जो अंगुल में है, आई थिंक दे both these locations have enough opportunity for us to have brownfield growth. So I think Kalinganagar, which is today at 3 million ton, अभी हम 8 million का expansion चल रहा है, and that can easily go to 15-16 million tons. और अंगुल में जो प्लांट है जो हम लोग एक्वायर किए थे 3 मिलियन में, अभी 5 मिलियन प्रोडक्शन में चल रहा है, देयर ऑल्सो वी कैन एक्सपैंड टू अबाउट 10 मिलियन टन्स। तो उसका मतलब अभी के लिए जो फ्लैट प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट है टाटा स्टील का, वी फील द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू ग्रो इज थ्रू ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन थ्रू दीज साइट्स। लॉन्ग प्रोडक्ट्स में हम लोग का कैपेसिटी कम है। हम लोग उषा मार्टिन का लॉन्ग प्रोडक्ट्स बिजनेस को एक्वायर किए थे और अभी वो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के नाम पे चल रहा है। We are looking at Nilachal Ispat, that is also a long products facility. And जब भी कुछ government owned companies which are more in long products, like in the past there was a discussion around RINL, as and when that comes in, we will certainly look at it. But we will be very prudent because अभी the best thing is we have options. हम लोग green brownfield कर सकते हैं. We also have the scrap based route to expand, and we have inorganic options. So we will choose whatever is the most financially optimal route to grow. दो सवाल और। इस समय स्टील के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी है, कैश फ्लोज बढ़िया हैं और आपका मानना है कि स्टील प्राइसेस विल रिमेन फर्म। तो आपकी जो स्टील सेक्टर की तेज़ी की वजह से जो एक्स्ट्रा कैश फ्लोज आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसमें कितना परसेंटेज आप डेट रिटायर करेंगे और कितना परसेंटेज आप शेयर होल्डर्स को वापस करेंगे और कितना आप केपेक्स करेंगे? तो certainly हम लोग का debt, we are target, we are what do you call it, we are committed to reduce the debt. पहले हम लोग गोल रखे थे net debt to equity should be less than 2. We are well below that, right? So we will bring down the debt to the right levels, and I think we have the ability to do that. ये साल में भी जितना हम लोग लास्ट ईयर कम किया है उतना हम लोग ये साल भी कम करेंगे। तो दैट इज वन थिंग वी कैन से। भाई सेड मिनिमम $1 बिलियन, पर अभी उसे बहुत ज्यादा हम लोग करेंगे, वो तो है, ठीक है। सो डेट विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन फॉर टाटा स्टील। दूसरा बात यह है कि क्योंकि अभी हम लोग का इंडिया बिजनेस इज 20 मिलियन गोइंग टू 25 मिलियन टन्स, it will always generate good strong positive cash flows, because the India business even 3-4 साल पहले जब स्टील का दाम बहुत कम था also had a 20% EBITDA margin. It's a strong cash flow business. तो हम लोग का उम्मीद ये है कि जो इंडिया का cash flows है which will actually help us support growth without having to borrow, at least borrow anything significant, right? Because the cash flows generated out of the India business can support the growth. Minimum capex for India for growth, including growth, etc. We have said that typically we will spend about 8,000 to 10,000 crores a year. That can be kept aside for the sustenance and growth capex. And so I think with all that, we will look at. We have a dividend policy. We have given the highest ever dividend this year. Dividends, we will follow the dividend policy that the board has announced in terms of wealth creation for shareholder through the share price appreciation that has already happened this year, and I think if we continue to grow, that's good for the shareholders. And investing in the India business, which is a high ROIC business, is also good for the long term, because typically the Tata Steel shareholders are long-term shareholders, so they look at the long-term growth, and I think we are a safe stock from that point of view. और रैप करने से पहले पहले जब टाटा स्टील की चर्चा करते थे तो हम सबसे पहले चर्चा कोरस के बारे में बात करते थे। काफ़ी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। क्या कोरस अब एक इंडिपेंडेंट कंपनी रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टील साइकिल? बना ऐसे इंडिपेंडेंट कंपनी, उसको टाटा स्टील इंडिया का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली अभी 2-3 चीज़ हो रहा है उधर। एक है कि आपको पता है हम लोग सेपरेट कर रहे हैं यूके और नेदरलैंड्स, तो आने वाले दिनों में यू विल हैव टाटा स्टील नेदरलैंड्स एंड टाटा स्टील यूके। सो दी businesses will be far sharper, more focused, and the performance will be clearer to everyone, right? दूसरा बात ये है कि what we have told our teams there is they have to be self-sufficient, right?
And I think our Netherlands business typically is self-sufficient. They typically generate enough cash to take care of their own needs. So, they are continuing to, kind of drive more efficiency. We have been doing a lot of restructuring. And Abhi, in fact, one of the earlier investments is finally ready. We have got one of the best casters in steel making. The casting quality is very important for the quality of steel. One of the casters which we had upgraded is also ready. So we'll have probably the best steel being made in Europe and Netherlands. So that is one. UK में और challenges थे. पिछले 10 साल में हम लोग बहुत कुछ किया है. अभी the business is much smaller and certainly in the पिछले कुछ सालों में it has been EBITDA positive but not cash positive. I think we are trying to see how can we make it on a more permanent basis, both EBITDA positive and cash positive. So I think we are in a much better place than before. And overall, आप देखिए तो UK जहाँ हम लोग का problem था is 3 million out of 30 million tons. So for a Tata Steel, on an overall basis also, earlier it was 10 million, UK was 10 million out of a total Tata Steel of 25 million. So abhi UK is 3 million out of a total Tata Steel of 30 million. So that from a relative basis, the problem is very different. And of course, a lot of good work has been done in UK. I think we are closer than ever before for UK to be able to stand on its own. नंदू जी, आप हमारे साथ स्वदेश की इस खास चर्चा में जुड़े हैं. आप हमारे पहले कॉर्पोरेट गेस्ट हैं. सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वी आर वेरी एक्साइटेड to associate with you, and we look forward to much more of you going forward on ET Now. Thank you, Nikunj,